आज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, जिसका आप लोग बहुत ही समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एवरीवन वाज हैविंग डाउट्स कि क्यों डिले हुआ, सब लास्ट के 15-20 सालों में सिर्फ 2 बार डिले हुआ है, इस साल क्यों डिले हुआ। तो यूपीएससी ने आज दिखा दिया कि क्यों डिले किया है हमने। और बहुत ही लैंडमार्क, आप कह सकते हो डैडी ऑफ ऑल रिफॉर्म्स, जैसे डैडी ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स बोला गया इंडिया यूएसए की डील को। सिमिलरली इस बार यूपीएससी ने जो है डैडी ऑफ ऑल रिफॉर्म्स कर दिया है। स्पेशली अगर आप सिलेक्टेड होते हो, जो लोग सिलेक्टेड हैं, जो लोग ऑलरेडी ट्रेनिंग में है, उनको ये बात बहुत ज्यादा स्ट्राइक करी होगी। और अगर आपको लगता है आपके चांसेस सिलेक्ट होने के, तो आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से ये देख के चलना चाहिए, नोटिफिकेशन को अप्लाई करना चाहिए। अगर आप रैंडमली अप्लाई करो तो बात अलग है। अदरवाइज आपको समझना होगा, एक बार आप किसी सर्विस में पहुंच गए, उसके बाद क्या आपके पास चांसेस हैं। जैसे क्या सेंट्रल सर्विसेज वाले लोग अलाउड हैं, क्या दानिश वालों को मौका मिलेगा, क्या आईपीएस दोबारा अप्लाई कर सकता है, क्या आईएएस आईएफएस के पास चांस है दोबारा अप्लाई करने का। और भी काफी चेंजेस हैं, जैसे कि मान लीजिए यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर या फेशियल रिकॉग्निशन, इस तरह की चीजें हम डिस्कस करेंगे। जो मोस्ट क्रूशियल वाला चीज है, जो काफी कंट्रोवर्शियल हो रही है, जब किसको लेके काफी लोग वरिड हैं, वो हम थोड़ा आगे देखेंगे। सो डू स्टे कनेक्टेड। सो नोटिफिकेशन का पहला पार्ट जो आप देख रहे हो, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, इस फॉर्म में आप थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, आप लोगों को पता है ऑलरेडी चल रहा है। 4 पार्ट हैं, कि 4 मॉड्यूल्स हैं। 3 जो है वो कॉमन है। ओके, पहला अकाउंट क्रिएशन, आप अपना रजिस्टर करोगे, देन यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन होगा। देन थर्ड पार्ट में आपका कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म होगा, सीएएफ, जो हर एग्जामिनेशन के लिए सेम है। फोर्थ पार्ट जो होगा वो एग्जामिनेशन स्पेसिफिक होगा। जैसे मान लो 3 जो है, अगर ईपीएफओ भी भर रहे हो आप, तो ये 3 सबके लिए सेम है, लेकिन ईपीएफओ का ये पार्ट अलग होगा, यूपीएससी सीएससी का ये अलग होगा, फॉरेस्ट अगर आप भर रहे हो तो उसका अलग होगा। देन वंस अ कैंडिडेट हैज रजिस्टर्ड ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, ये इस पोर्टल पे आप रजिस्टर कर चुके हो, सारी चीजें कर चुके हो, तो यूआरएन जो है ना, आप वंस इन अ लाइफ टाइम, ऐसा नहीं कि आप बार बार आप चेंज कर सकते हो कि आज बदला, जैसे आधार कार्ड आपका सेम होता है ना, इसी तरह से यूआरएन आपका सेम होगा। तो डिटेल बहुत ही सोच समझ के भरना, ऐसे कुछ नहीं कि रैंडमली भर दिया, थोड़ा डॉक्यूमेंट सारे अरेंज करके बैठ के आराम से आप अप्लाई करना। ये यूनिक होगा एंड रिमेन कांस्टेंट। एप्लीकेशन नंबर विल चेंज। अब आपने इस साल अप्लाई किया 2026 में, इस साल का एप्लीकेशन अलग होगा। आप 2028 में अप्लाई करोगे, आप 2029 में अप्लाई करोगे, होपफुली ना नीड पड़े आपको, 2026 में हो जाए आप लोगों का। बट पॉइंट इज एप्लीकेशन नंबर कैन चेंज। ठीक है, इसमें आप लोगों को बोला गया है कि आधार कार्ड जो है आप सेम रखना, आधार कार्ड ही यूज करना, दैट विल हेल्प यू। और एलिजिबिलिटी आप खुद देखनी है। यूपीएससी का एप्लीकेशन इस पे आपको उन्होंने बता दिया है कि एलिजिबल कैसे होते हैं, जैसे ग्रेजुएशन मांगा हुआ है, तो एलिजिबिलिटी आपको खुद चेक करना है। यूपीएससी जो है आपको वेरीफाई करने नहीं जा रहा। पॉइंट इज कि अगर आप एलिजिबल नहीं है और बाद में यूपीएससी को पता चलता है, तो आप डिबार कर दिए जाओगे, आपका जो अलॉटेड सीट एंड ऑल एवरीथिंग विल गॉन। तो आप देखो, अगर आप डिसेबल्ड नहीं हो तो डिसेबिलिटी मत लगाओ, अगर आप एससी कैटेगरी नहीं हो तो एससी मत लगाओ, ईडब्ल्यूएस नहीं है तो मत लगाओ ईडब्ल्यूएस। ओके। तो देखिए, हाउ टू अप्लाई की बात, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो upsonline.nic.in पे ही जाएगा, किसी और साइट पे नहीं जाएगा, ये ध्यान रखेंगे आप। और जो कमीशन है वो एक ही बार आपको प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोफाइल चेंज करने का। यूआरएन प्रोफाइल आप एक ही बार चेंज कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते, तो बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या है कि इस बार जो है लाइव फोटो कैप्चर जो है वो होगा, आपके कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म का लाइव फोटो लिया जाएगा, जिससे कि इंश्योर किया जा सके कि कोई और नहीं है वो इंसान। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू साइन 3 टाइम्स, 3 बार साइन करने पड़ेंगे एप्लीकेंट्स को, ऑन ए प्लेंटिव, ऑन ए प्लेन व्हाइट पेपर यूजिंग अ ब्लैक इंक। तो ठीक है, तो ये 3 बार साइन करना पड़ेगा आपको। देन द कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू विथड्रॉ देयर एप्लीकेशन आफ्टर द सबमिशन ऑफ द सेम। आप विथड्रॉ नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म फिल कर दिया फिर विथड्रॉ कर सकते हैं। कोई करेक्शन नहीं होगा, कोई ऑल्टरेशन नहीं होगा, कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। इसीलिए बहुत ही ज्यादा ध्यान से फॉर्म फिल करना है आपको, गलतियां नहीं कर सकते, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। द डिटेल्स ऑफ दिस फोटो आईडी कार्ड विल हैव टू बी प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट। देखो, एक फोटो आईडी कार्ड आपको देना पड़ेगा, और ये जो फोटो आईडी कार्ड होगा ये आपके प्रोफाइल पे होगा, और ये जो है जो भी आपका फ्यूचर रेफरेंस होगा, जो भी एग्जामिनेशन आप दोगे, वेदर यू आर गिविंग प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट, सब जगह यही आपका जो फोटो आईडी कार्ड है वही मान्य होगा। फिर मूविंग अहेड, लास्ट डेट अब इसको की क्लैरिटी होनी चाहिए कि एप्लीकेशन लेट आया है, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है आपको। 24 फरवरी 6 PM, इससे लेट नहीं, ऐसा नहीं 11-12। यूपीएससी रियरली डिले करता है एग्जाम उस चीज में, कि आपका टाइम जो फिक्स रहेगा, पोस्टपोन नहीं होता है ये। देन इशुएंस ऑफ एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड जो क्या कह रहा है कि लास्ट वर्किंग डे ऑफ द प्रीसीडिंग वीक ऑफ द लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन। जैसे मान लो अगर 24 मई को आपका एग्जाम है, ठीक है, 17 को मान लो आप, 16 या 17 मई को आएगा, तो आप लोग लास्ट में पैनिक करने लगते हो, 2 हफ्ते बचे हैं, 3 हफ्ते बचे हैं। उसके लिए आपको कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है।
एक हफ्ते का अराउंड टाइम होगा, मिल जाएगा। दोज हु आर ऑप्टिंग फॉर स्क्राइब, ओके, जिनको स्क्राइब जिनके लिए ऑप्ट करेंगे, उनका एडमिट कार्ड जो है, अगर चेंज ऑफ स्क्राइब आपने कर दिया कि मुझे स्क्राइब अपना चेंज करना है, डिटेल चेंज करनी है, उनको 3 दिन पहले तक मिल जाए, 3 days प्रायर टू द एग्जामिनेशन। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर आप सभी लोगों को पता है, 1/3, ओके। एंड इसको लेके कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी। यूपीएससी में GS 1 पेपर जो आपका होता है, GS वाला पेपर होता है, 2 marks होता है, उसका नेगेटिव जो होगा 2/3, मतलब 0.66 हो जाएगा, यानी कि 1/3 ऑफ टू हो जाएगा। और जो आपका GS 2 होता है, जो कि CSAT होता है, उसमें एक क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं 2.5, तो उसका क्या हो जाएगा, 2.5 का आप 3 कर दोगे, 0.833 अराउंड होता है। ये आपको पता होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना आप लोगों को। देन ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल, इस चीज को बहुत ही ज्यादा स्ट्रीमलाइन करने जा रहा है यूपीएससी, कि अब जो है आप पहले की तरह नहीं होगा कि रैंडम वाली चीज है, थोड़ा उसमें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी चीजें। आप लोग रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। टाइमिंग होगी उसकी अराउंड टाइम फ्रेम ऑफ 5 days, 5 दिन का टाइम मिलेगा। थर्ड डे ऑफ द एग्जामिनेशन, मान लीजिए 24 को होगा, तो 27 के या 28 से स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद 7th डे तक 4-5 दिन का ड्यूरेशन आपको मिलेगा। इसी ड्यूरेशन में आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन देना है यूपीएससी की वेबसाइट के थ्रू, ठीक है। और कहीं और नहीं करना, मेल वगैरह कुछ नहीं करना, पोस्ट वगैरह कुछ नहीं करना। देन हेल्प डेस्क बनाया जाएगा, ये आप काफी हेल्पफुल होगा, स्पेशली बिगिनर्स को लेके, ठीक है। कमीशन है स्टैब्लिश डेडिकेटेड हेल्पलाइन, तो डेडिकेटेड हेल्पलाइन रहेगा, आप लोग कॉल वगैरह कर सकते हो। वैसे भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भरने के लिए, तो हमारा सोशोलॉजी करंट अफेयर्स चैनल है, CSE नाउ टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आप लोग कमेंट कर देना, या यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, वी विल हेल्प यू रिगार्डिंग दैट, ओके। कोई भी डाउट, जैसे आई हैव गिवन 5 मेंस, अंकुर हैज गिवन 5 मेंस, so we are going to help you with that, multiple application form या experiences, and we have mentored a lot of students, so we can help you regarding that। then change of scribe, ये हमने जैसे बताया, आप स्क्राइब चेंज कर सकते हो, बट आपको जो है उस केस में एडमिट कार्ड जो है 3 दिन पहले मिलेगा। और चेंज ऑफ स्क्राइब जो है ना, वो 7 दिन पहले तक, ऐसा नहीं कि आप 2 दिन पहले कह रहे हो सर मुझे स्क्राइब चेंज करना, वो नहीं पॉसिबल है, चाहे आप कितना ही पैनिक कर लो। मोबाइल फोन्स बैंड है, ये आपको पता ही है, इसमें कुछ बताने की बात नहीं है। और जो सर बता रहे हैं उसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि आंसर कीज जो है वो 3 दिन के बाद दी जाएंगी। आंसर कीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार ये पाथ ब्रेकिंग चेंज है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो द कैंडिडेट शुड रीच द वेन्यू। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 30, ये कंसिस्टेंट है, यूपीएससी का हर साल यही होता है कि आपको जो आपका जो अलॉटेड टाइम है उसके 30 मिनट पहले पहुंचना होगा। गेट्स बंद हो जाते हैं, आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ये बहुत ध्यान रखना है। और फेस ऑथेंटिकेशन होगा कैंडिडेट का एग्जामिनेशन वैल्यू वेन्यू पे, जो बाकी एग्जाम में हमने देखा है होता है अलग अलग एग्जाम में, यूपीएससी सीएसई में भी अब फेस ऑथेंटिकेशन होगा सेंटर पे, कोई फर्जी कैंडिडेट ना चला जाए। तो इसलिए आप 30 मिनट पहले पहुंचना, अदरवाइज लास्ट में पैनिक कर सकते हो। और काफी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंसेस हुए हैं, स्पेशली दिल्ली वगैरह रीजन में, जहां स्कूल्स के नाम सिमिलर होते हैं, ठीक है, एक ही नाम है, मान लो राजकीय सर्वोदय विद्यालय 1-2 हो जाता है। ऐसे में अगर आपको कंफ्यूजन है, तो बेटर है एग्जाम से पहले, एक आध दिन पहले सेंटर को जाके देख लेना, अदरवाइज अर्ली मॉर्निंग निकलना आप सेंटर के लिए, ठीक है। ये सर्विसेज है। द नंबर ऑफ वैकेंसीज, अब वैकेंसीज जो है 933 हैं, ओके, 933 वैकेंसीज हैं। ये आप लोगों को पता चल गया होगा। 33 वैकेंसी जो है वो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी है, ओके। सो 933 आर टोटल वैकेंसीज। देन प्रतिभा सेतु पोर्टल है, ये पहले पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम था, अब ये यहीं पे यहाँ पे आप जब फॉर्म फिल करोगे आपके पास ऑप्शन होगा कि आप इसमें एंट्री करना चाहते हो नहीं चाहते हो। ये होता है कि जो गवर्नमेंट का और एग्जाम होता है, राइट, उसके लिए पीएसयूज के लिए आपको कंसिडर कर सकते हैं, कंसेंट लिया जाता है आपका। कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू गिव देयर कंसेंट, कंसेंट देना पड़ेगा कि ये इस प्रतिभा सेतु पोर्टल में आपका नाम जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए फॉर एम्प्लॉयमेंट, अगर आप इंटरव्यू स्टेज पे पहुंच जाते हो फिर। Then moving ahead, a list of services identified suitable for person with benchmark disability. Now this is crucial। आपको सभी लोगों को पता होगा, काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी और डिसेबिलिटी को लेके काफी लोगों को देखा गया कि दे फील्ड विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी या इस तरह की चीजें हैं, एंड देन दे वर डांसिंग एंड ऑल, या हॉर्स राइडिंग कर रहे थे, इस तरह की चीजें कर रहे थे। तो आपको समझना होगा, जो भी लोग एलिजिबल हैं इसी के लिए वही इसके अंदर जाएं। और whoever has this thing, person with benchmark disability, आप जिसके लिए एलिजिबल हैं, जिस सर्विस के एलिजिबल हैं, वो आप यहाँ देख सकते हैं, काफी डिटेल में बता दिया गया, क्लियर कट। यूपीएससी इस साल से बहुत स्ट्रिक्ट होने जा रहा है इन चीजों को लेके। ये सेंटर वगैरह है, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो ठीक है। देखिए इस बार जो है बहुत ही स्ट्रिक्टली यूपीएससी फोकस करेगा, फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट। अगर दिल्ली में हमने देखा है कि आप सेंटर्स अगर फर्स्ट वीक में फिल नहीं करते हो तो बहुत रेयर चांस है कि दिल्ली सेंटर मिलेगा, फिर आसपास के इलाके मिलेंगे। सिमिलरली अलग अलग जगहों के लिए भी ये है कि अगर आपको वो पर्टिकुलर सेंटर चाहिए तो ट्राई करें कि फर्स्ट वीक में ही आप अप्लाई कर दें, नहीं तो फिर वो सेंटर आपको नहीं मिलेगा। इसमें एक जो है क्वालिफिकेशन है कि अगर आप पीडब्ल्यू जो फिजिकली डिसेबल्ड है उनके लिए वो ऑप्ट कर सकते हैं सेंटर।
ओके, सो उनका लास्ट में भी ऑप्शन रहेगा, सेंटर फेल होगा तब भी ऑप्शन रहेगा, बट आप लोगों के लिए, जनरल कैंडिडेट के लिए ऑप्शन नहीं रहेगा। ओके, अब ये यहाँ पे एक बात ध्यान रखो, जो प्रेफरेंसेस वगैरह भरनी है, ओके, जो सर्विस प्रेफरेंस वाली चीजें भरनी होती हैं, अगर आपने इंडिकेट नहीं किया, इन केस प्रेफरेंस फॉर नन ऑफ द सर्विसेज इज इंडिकेटेड, द कैंडिडेट्स विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर द सर्विस एलोकेशन। आपको सर्विस एलोकेशन के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, बेसिकली यू विल गेट नथिंग। सो मेक श्योर जब अपॉर्चुनिटी आती है भरने की, मैंडेटरीली इंडिकेट ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। तो जिस सर्विस के लिए आपका मन है वो भरिए, और जरूर भरिए। अगर आप नहीं भरते हो तो यू विल बी आउट ऑफ द सर्विस एलोकेशन थिंग। ठीक है। तो यहाँ पर फिर एज लिमिट की बात है, 21 से 32 ये कंसिस्टेंट है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। द नंबर ऑफ अटेम्प्ट ऑल्सो रिमेन्स द सेम, उसमें कोई चीज नहीं है। जो आपको पता ही होगा कि SC ST के लिए अनलिमिटेड है, OBC के लिए 9 है, और बाकी कैटेगरी के लिए जो है आपको पर्सन विद जो डिसेबिलिटी वाली चीज है उनके केस में अलग अलग कैटेगरी अलग अलग होगा। बट जो जनरल है उनके लिए वो, और EWS के लिए दैट रिमेन्स 6। अब देखिए, एन अटेम्प्ट एट ए प्रिलिमिनरी एग्जाम, जो यूपीएससी का आप प्रीलिम्स एग्जाम देते हो तो वो काउंट किया जाएगा कि आपका अटेम्प्ट है। अगर आपने एक भी पेपर दे दिया, या तो आपने फर्स्ट पेपर ले दिया GS1 या CSAT का पेपर दे दिया, वो भी काउंट किया जाएगा कि आपका अटेम्प्ट है। लेकिन अगर आपने फॉर्म फिल किया और आपने एग्जाम नहीं दिया, दोनों में से कोई, तो अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा, जो कि कंसिस्टेंट है। फिर ये बहुत ही ज्यादा पाथ ब्रेकिंग चेंज है इस बार, रिस्ट्रिक्शंस ऑन अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन। तो क्या कह रहा है ये, कि ये तो फर्स्ट पॉइंट तो सेम है कि अगर आप IAS सर्विस में हो, IFS सर्विस में हो, तो आप बिना रिजाइनेशन के, बिना रिजाइन करे हुए फिर अपीयर नहीं हो सकते सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशन में। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, कि अ कैंडिडेट हु हैज बीन सेलेक्टेड और अपॉइंटेड इन द IPS, अगर आप IPS में हो, ठीक है, तो शैल नॉट बी एलिजिबल टू ऑफ फॉर और अलोकेटेड टू IPS ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ नेक्स्ट एग्जाम। मतलब अगर पहले से अगर आप IPS में हो, तो इस एग्जाम में CSE 2026 में आप IPS आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। A candidate allotted allocated to IPS और सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ CSE 2026, यानी इस साल के जो 2026 का फॉर्म फिल कर रहे हो, विल हैव द ऑप्शन टू अपीयर इन इमीडिएट सब्सिक्वेंट, फिर 2027 अगले साल का भी भर सकते हो, इफ अदरवाइज एलिजिबल सब्जेक्ट, मतलब अदरवाइज अगर आप एलिजिबल हो तो ही फिल कर सकते हो। ठीक है। Such a candidate shall be eligible to appear for CSE 2027 if he she is granted exemption from training। अगर ट्रेनिंग में आपको एग्जामेशन दे दिया गया है, ठीक है, सर्विस एलोकेशन में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ही शी विल बी एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ वन टाइम एग्जामेशन, सिर्फ एक ही बार मिलेगा। पहले क्या होता था कि बहुत ज्यादा ट्रेनिंग से एग्जामेशन मिल जाता था, अब सिर्फ एक ही एग्जामेशन मिलेगा। ठीक है, कि आप 2027 में अटेम्प्ट दे सको, उसके बाद फर्दर नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे जैसे सर ने बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। इनफैक्ट यही सबसे ज्यादा बड़ा रिमार्केबल कह सकते हो आप, कि ट्रांसफॉर्मेशन है, रिफॉर्म है, इस पे बहुत फोकस करने की जरूरत है। अगर आपको सिलेक्शन हो चुका है किसी भी ग्रुप ए सर्विसेज में, ठीक है, और ये दिस अप्लाइज टू 2025 ऑनवर्ड्स, जो अभी इंटरव्यू बच्चे दे रहे हैं, जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, उस वो उन सभी लोगों पे भी रूल अप्लाई होता है। आपका अगर हो गया है सिलेक्शन ग्रुप ए सर्विसेज में, आप लोगों को एग्जाम्शन लेना होगा फ्रॉम कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी। आप लोगों ने एग्जाम्शन ले लिया, उसके बाद आप एक साल अगले जो इमीडिएटली वाले में है अटेम्प्ट आप दे सकते हो फॉर इंप्रूवमेंट, एंड दिस अप्लाई ओनली वन टाइम। अब ऐसा नहीं कि आप बार बार 3 साल, जैसे मान लीजिए आपका IRS में हो गया, अब 5 साल तक अटेम्प्ट दिए जा रहे हो, पहले अटेम्प्ट में आपका हो गया IRS में, और 5 बार आपने अटेम्प्ट दे दिया इंप्रूवमेंट के लिए, ऐसा अब अलाउड नहीं होगा। आपके पास बेसिकली 2 साल होंगे, 2 साल विद इन 2 ईयर्स, ये आपको एक साल वाला जो एग्जामेशन है वो लेना होगा और एग्जाम देना होगा। आप ये नहीं कि कंटिन्यूसली एग्जाम देते जाओगे और अपियर होते जाओगे। तो आप ज्वाइनिंग, जो आप ट्रेनिंग वाली चीज है, पहले उसे ऑथर आप मेल करके एप्लीकेशन दे के आपको एग्जामेशन लेना होगा ट्रेनिंग से, और फिर आप लोगे। इसके बाद लेट से आप बोथ में यू गेट सेलेक्टेड, जैसे 26 में आपका हुआ और 27 में हुआ, दोनों में आपका अगर हुआ, तो आपको दोनों में से एक ट्रेनिंग पे जाना होगा। ठीक है, तो जैसे आपने 27 वाले में ट्रेनिंग में गए, क्योंकि 26 आपने छोड़ा हुआ था उस टाइम पे, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने इसमें लिया है, 27 वाले के लिए ऑप्ट किया है। अगर आपने 26 वाले के लिए ऑप्ट किया है, तो 27 वाला आपका लोकेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। आप एक ही मिलेगा, दूसरा आपका वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने एलोकेशन नहीं लिया, ठीक है, मान लो आपने एलोकेशन लिए इन्फॉर्म नहीं किया, तो दोनों ही कैंसिल हो जाएगा। इफ शी डजंट ज्वाइन ट्रेनिंग फॉर सर्विस एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 26 और 27, हिज हर एलोकेशन टू बोथ द सर्विस शैल स्टैंड कैंसिल्ड, कि दोनों ही सर्विस से आपके चले जाएंगे। एंड सीनियोरिटी ऑफ सच कैंडिडेट, तो ऑब्वियसली वो फैक्ट है। अब अगर आपने 26 के बेस पे सर्विस ली है तो 26 के बेस पे जज करेंगे, 27 पे ली है तो 27 पे जज किया जाएगा।
However, he/she shall not be allowed to appear for CSE 2028 and any CSE thereafter unless he/she resigns from allocated service. ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप 2 बार 3 बार पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का। आप ऐसा नहीं कि 28 के बाद एग्जाम दे सकते हो। अगर 26 में सेलेक्ट हो गए तो मैक्स टू मैक्स आप 27 में दे सकते हो। If the candidate is desirous of availing his her remaining attempts to appear in any subsequent CSE if otherwise eligible, कि आप एलिजिबल हैं after availing such one time exemption, such एक टाइम एग्जाम्पशन आपने ले लिया from joining the training, he/she must not join any service allocated to him on based on 26 और 27 as the case may be। तो पॉइंट क्या हुआ, अगर आपको देना है ना, मान लीजिए आपका 2026 में हो गया और आपने 27 में दिया, इसमें भी हो गया, नहीं हुआ, अगर उसके बाद भी आपको अटेम्प्ट देना है कि आप 28 से भी अटेम्प्ट देना चाहते हो, मान लो आपको IRS मिला या IIS मिला, आप देना ही चाहते हो अटेम्प्ट, तो आपको ये छोड़ना पड़ेगा, बेसिकली रिजाइन कह लो आप इसे, आपकी सर्विस गई। तो पहले ये चीज IAS और IFS के लिए थी कि आप दोबारा दे ही नहीं सकते। अब एक तरह से मान लो बाकी ग्रुप की सर्विसेज के लिए भी कर दिया गया है कि एक बार आपने अटेम्प्ट दे दिया तो एक चांस मिलेगा आपको, वन टाइम एग्जाम्पशन ले लो, उसके बाद लेकिन भूल जाओ, आप अटेम्प्ट नहीं दे सकते हो। देना ही है, अगर इतना आपको है कि आज देना ही है तो आप रिजाइन कर दो। एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट हु हैज बीन एलोकेटेड टू एनी सर्विस बेस्ड ऑन 2025 और अर्लियर ईयर्स, जो 2025 इस साल वाले जो चल रहा है अभी या उससे पहले 2024-23 वाले, he/she will be given one time opportunity to appear in either 26 और 27। अब समझिए इस बात को, अगर 2025 से प्रायर वाले लोग हैं जो ब्यूरोक्रेट बन चुके हैं या 2025 से बन जाएंगे, उनको 26 या 27 कि आपके पास यही 2 चांस है, इसमें से कोई आप दे सकते हो, इसके बाद वाली चीजें आपके हाथ से जा चुकी हैं तो आप उसे भूल जाओ। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यूपीएससी ने इसे स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। बिगिनर्स के लिए एक तरह से कह सकता हूँ खुशी वाली बात है ये कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको पास मौका रहेगा। रीजन, अगर बार बार IRS और IPS मान लीजिए एग्जाम देते रहेंगे, ठीक है, यू हैव टू, बिगिनर्स हैव टू कम्पीट विद समवन हु इज ऑलरेडी इन सर्विस। ओके, तो अब आप, क्योंकि वो आउटसाइड दिस हो जाएंगे, उनका चांस कम हो जाएगा, जो मोर फ्रेश फेसेस हैं वो आएंगे, ठीक है, एंड दैट इज द कोर आइडिया हियर। एंड ऑल्सो दिस थिंग की जो सर्विस में लोग हैं, they will be more focused towards working rather than preparing for the exam continuously back to back। आप लोग कमेंट में ये बताएंगे कि आप क्या क्या सोचना है इस रिफॉर्म पे, ठीक है। नाउ हाउ टू अप्लाई, तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन बाय यूजिंग द वेबसाइट, यही जो हमने स्टार्टिंग में बोला कि upsconline.nic.in, यही वेबसाइट यूज करना है। कमीशन प्रोवाइड्स अ वन टाइम फैसिलिटी टू अपडेट, और वही वाली चीज है, URN प्रोफाइल आप एक बार ही चेंज कर सकते हो। नहीं, लाइव फोटो कैप्चर ये चीजें कवर कर चुके हैं, सिग्नेचर 3 बार करना है, कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउ, विड्रॉ नहीं करना है एप्लीकेशन। ओके, इसमें कुछ चेंज नहीं है, ऑल दीज थिंग्स वी हैव कवर्ड। लास्ट डेट हमने बता दिया है 24 फेब 6 PM। जैसे सर ने पहले ही कह दिया आपको, 1 वीक के अंदर भर दो, आपका जो फेवरेबल सेंटर है वो चला जाएगा हाथ से, एंड इट विल बी डिफिकल्ट डिफरेंट सिटी में जाके एग्जाम देना। ओके, नाउ चेंज ऑफ कैटेगरी, ठीक है, अगर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। इफ द कैटेगरी इंडिकेटेड, अगर आपने एक कैटेगरी फिल कर दी है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में, आपने एक कैटेगरी फिल कर दी है, सपोज अनरिजर्व कर दिया है, तो फिर बट द कैंडिडेट इज सब्सिक्वेंटली राइट्स टू द कमीशन टू चेंज द कैटेगरी टू अ रिजर्व वन, सच रिक्वेस्ट शैल नॉट बी इंटरटेन बाय द कमीशन। फिर आप चेंज नहीं कर सकते, अगर आपने जनरल कर दिया फिर EWS नहीं कर सकते, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक बार जो भी आपने कैटेगरी फिल कर दी वो चेंज नहीं हो सकती। तो कैटेगरी वाली चीज को बहुत ध्यान से पढ़ना। विड्रॉल एप्लीकेशन अलाउड नहीं है, दिस वी हैव ऑलरेडी सीन। बाकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड एवरीथिंग विल रिमेन द सेम। एज वी सेड, वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, बट कमेंट में आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, फॉर्म को लेके कोई भी डाउट है आपको, यू कैन कमेंट, वी विल एड्रेस ईच एंड एवरी डाउट इन द कमेंट सेक्शन। एंड सेम अप्लाइज टू टेलीग्राम, अगर वहां पे भी आप कमेंट वगैरह करते हो तो वी विल एड्रेस ईच एंड एवरीथिंग। दिस अप्लाइज टिल द फॉर्म फिलिंग, आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट्स हो, वी विल एड्रेस ईच एंड एवरीथिंग। ऑल्सो कमेंट अबाउट द रिफॉर्म्स, कि क्या लगता है आपको ये रिफॉर्म सही है। दूसरी चीज, कोई और रिफॉर्म होना चाहिए था क्या, यू कैन कमेंट अबाउट दैट। जैसे काफी लोग वेट कर रहे थे ऑप्शनल के हटने का, सो डू कमेंट योर माइंड। ओके, ऑन दैट नोट, थैंक यू एवरीवन।